हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्युत धारिता। अध्याय दूसरे का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हमने विद्युत विभव के बारे में चर्चा की। अब उसका पार्ट 2 है, वो है विद्युत धारिता। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, मतलब विद्युत धारिता यानी धारिता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत धारिता। चलिए विद्युत धारिता या सिंपल में इसको केवल धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता या सिंपल में केवल इसे क्या कहते हैं? धारिता। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी सिंपल में धारिता। यानी कि धारिता क्या होती है? मतलब सिंपल धारिता का मतलब होता है धारण करना, मतलब धारिता कैपेसिटी, कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी मतलब क्षमता। तो धारिता से इलेक्ट्रिकल धारिता मतलब विद्युत धारिता से मतलब होता है कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, संचय करने की क्षमता, यानी कि धारण करने की अधिकतम क्षमता। मतलब कोई भी अगर चालक है तो उसको आवेश धारण करने की एक अधिकतम सीमा होती है। किसी भी चालक द्वारा आवेश को संचय करने की या ग्रहण करने की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, एक अधिकतम क्षमता होती है, उसी को उसकी धारिता कहते हैं। मतलब किसी भी चालक द्वारा आवेश धारण करने की शक्ति या क्षमता को उसकी धारिता कहा जाता है। और ये धारिता जो होती है वो चालक को दिए गए आवेश पर, ये जो धारिता होती है वो चालक को दिए गए आवेश Q और उस आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात के बराबर होती। आंकिक रूप से चालक को दिया जाने वाला आवेश Q उसके कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि हम जब किसी चालक को चार्ज देते हैं तो उसका क्या बढ़ता है? विभव बढ़ता जाता है। क्यों उसका विभव बढ़ता जाता है? जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो हम अगर पहला कोई चार्ज इस पे ले आके रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर हम दूसरा चार्ज लेके आएंगे पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो हमें जब इसको लेके आना पड़ेगा, यानी हमें एक्सटर्नल एजेंट द्वारा काम करना पड़ेगा, हमें बाह्य बल द्वारा काम करना पड़ेगा। तो ये काम इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जमा हो जाता है, या हम ये कह लें कि इसका विभव में वृद्धि होने लगती है। जितने अधिक चार्ज इस पे लाते जाएंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यानी इसका विभव क्या होता है? बढ़ता जाता है। यानी कि इसका विभव क्या होगा? लगातार बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि इसका विभव बढ़ना रुक जाएगा। मतलब इसका एक सीमा से अधिक विभव हम नहीं बढ़ा सकते, यानी एक सीमा से अधिक इस पे चार्ज हम नहीं ला सकते, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि इसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये इसके जो चार्ज होते हैं वो वायु में रिसने लगते हैं। इसका जो चार्ज होता है क्या? लीकेज होने लगता है, वायु में जाने लगता है, जिसको हम लोग कोरोना डिस्चार्ज भी कहते हैं। यानी कि इसका अगर पोटेंशियल
बढ़ करके 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर हो जाए तो उस वक्त इसका चार्ज जो है वो वाई में आने लगता है, मतलब जो इसके आसपास की वाई है वो उसको आयनित कर देता है इतने पोटेंशियल पे। एयर के लिए अगर इसका पोटेंशियल इतना हो जाए तो वो आसपास की वायु को आयनित करने लगता है और इसके चार्ज हवा में जाने लगते हैं, जिसको हम लोग कोरोना डिस्चार्ज भी कहते हैं। इसीलिए जब किसी चालक को चार्ज दिया जाता है तो हमें चार्ज देने में कुछ काम करना पड़ता है, इसीलिए इसके पोटेंशियल में वृद्धि होती है। जैसा कि आप लोग विद्युत विभव वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इनफाइनाइट से एकांक पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया कार्य ही उसका विभव होता है, किसी पॉइंट का विभव होता है। यानी कि चार्ज को लाने में उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब उसका विभव बढ़ जाता है, क्योंकि V बराबर होता है डेल्टा U/Q। जब ये बढ़ गया तो ये तो बढ़ेगा ही, यानी इसी को किया गया कार्य W एक्सटर्नल/Q, तो ये बढ़ेगा तो ये तो बढ़ेगा ही। तो इसीलिए किसी चालक को अगर हम लोग चार्ज देते हैं तो उसका विभव क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कोई भी चालक को आवेश धारण करने की एक अधिकतम सीमा होती है, अधिकतम क्षमता होती है, जिसको उसकी धारिता कहते हैं। अर्थात किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की अधिकतम क्षमता को ही उसकी धारिता कहते हैं। और आंकिक रूप से ये जो होती है चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव होने वाली वृद्धि, यानी चालक के विभव के अनुपात के बराबर होती है। अब रही बात इसमें कि ये तो इसकी डिफिनीशन है, इसको डिफाइन किया गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी है। रही बात इसके एक फील ये है कि इसके जो फार्मूले में अभी हम लोग लिखेंगे इसकी डिफिनीशन, इसके फार्मूले में ये हमने अभी कहा कि आंकिक रूप से अगर किसी चालक को चार्ज Q दिया गया और उसका विभव V हो तो धारिता Q/V होती है आंकिक रूप से मैथमेटिकली। और डिफिनीशन है कि अधिकतम आवेश धारण करने की क्षमता। तो इस फार्मूले में V क्यों आया, मतलब हम तो उसको चार्ज देते हैं, चार्ज धारण करने की क्षमता है। तो इस फार्मूले में V जो इंट्रोड्यूस किया गया है डिफिनेशन में, वो इसलिए किया गया है कि अभी हम जानते हैं कि जो V बराबर होता है, मतलब अगर हम छोटा चार्ज दें तो dW/dQ है मान लो, तो यहाँ से W बराबर V/dQ है। तो जाहिर सी बात है जितना अधिक काम करेंगे उसका विभव बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हमें चार्ज को देने में जितना अधिक चार्ज देते जाएंगे काम अधिक, जितना अधिक चार्ज देते जाएंगे काम और बढ़ता जाएगा, नहीं काम करना कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका लगातार विभव बढ़ रहा। हालांकि किसी भी चालक के जो धारिता होती है वो कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, ऐसा नहीं कि आपको बदलती रहती, नहीं, हर चालक की अपनी एक कैपेसिटी होती है जो कि कांस्टेंट होती है। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है जो Q और V का अनुपात होता है। उसी तरह से R की तरह बिहेवियर जो ये V और I का अनुपात होता है, अभी बताएंगे। तो आप चार्ज संचय करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, तो V की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो एक समय आएगा कि आप चार्ज नहीं दे सकते। चार्ज जो है हवा में रिलीज होने लगेगा, लीक होने लगेगा, रिसने लगेगा, जिसको हम लोग कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। तो अगर हमें और भी उसको चार्ज देना है, मतलब उस पर अगर हमको चार्ज और रखना है, यानी कि यह कह लीजिए कि उसकी कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ानी है। हालांकि कैपेसिटी तो उसकी कांस्टेंट होती है, लेकिन हम चार्ज और देना चाहते हैं, उस पर संचय करना चाहते हैं,
तो एक क्वांटिटी ऐसी होगी जिसको हमें घटाना पड़ेगा। वो चीज़ क्या है? ये आप किसी चालक को एक्स्ट्रा चार्ज तभी दे सकते हैं जब उसका ये घट जाए, विभव घट जाए। उसका विभव घट जाए तो हम और चार्ज दे सकते हैं, क्योंकि ये जब बढ़ जाएगा तो चार्ज आप दे नहीं सकते। देते जाएंगे वो हवा में रिलीज होने लगेगा, लीकेज होने लगेगा, एक सीमा ऐसी आएगी। तो इसका मतलब है कि अब विभव को घटा करके ही और उसको चार्ज दिया जा सकता है। तो इसीलिए इस फार्मूले में इनवर्स के रूप में विभव आया। यानी कि किसी भी कंडीशन में अगर हमको कैपेसिटी बढ़ानी है तो जाहिर सी बात है उस चालक का एक चीज़ कम करना होगा। वो क्या करना होगा? V। अगर आप V कम कर देंगे तो आप उस चालक को और आवेश दे सकते हैं, मतलब उसकी धारिता को और बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए आगे हम लोग चैप्टर और एक टॉपिक पढ़ेंगे, संधारित्र, कैपेसिटर। उसमें यही किया जाता है, एक व्यवस्था की जाती है कि उस सिस्टम का विभव घटा दिया जाता है ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, उस पर चार्ज अधिक से अधिक संचय हो जाए। तो इसीलिए इस फार्मूले में V इनवर्स के रूप में इंट्रोड्यूस हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि इसको घटा करके हम कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, अधिक से अधिक चार्ज दे सकते हैं। क्योंकि अगर इसे नहीं घटाएंगे तो आप अधिक चार्ज नहीं दे सकते, क्योंकि एक सीमा ऐसे आएगी कि पोटेंशियल इतना हो जाएगा कि वो चार्ज उससे हट करके वायु में रिसने लगेगा, या आप उसे मैक्सिमम चार्ज नहीं दे सकते। तो इसीलिए इस फार्मूले में V इंट्रोड्यूस किया गया और इन्वर्स के रूप में कि आपको अगर C को बढ़ाना है, चार्ज और भी देना है, तो V को कम करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कोई चीज़ घटा करके बढ़ानी होगी तो उसको दोनों को इन्वर्स करना होगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करना होगा। तो इसीलिए इसमें इस फार्मूले में V को इन्वर्सली इंट्रोड्यूस किया गया कि V घट जाए तो C बढ़ जाएगा। और आगे के सारे चीज़ों में हम आप देखेंगे कि जब कैपेसिटेंस बढ़ाना होगा तो जाहिर सी बात है उसका विभव घटाना होगा, घटा करके ही उसको बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब इसकी हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। किसी चालक को कैपेसिटर एक चालक होता है। अभी संधारित्र आगे बढ़ेंगे, हम लोग धारिता पढ़ रहे हैं। किसी चालक की आवेश धारण करने की एक अधिकतम सीमा होती है। किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की एक अधिकतम सीमा होती है। अर्थात किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता को किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब देखें यहाँ पे आंकिक रूप से ये को दिया गया आवेश Q उसके विभव V के अनुपात के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि Q जो है यहाँ पे वो समानुपाती V, यानी कि Q देने से V का मान बढ़ता है। ये समानुपात रूप में बढ़ते हैं। V जो है Q के क्या होता है? समानुपातिक होता है।
एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी कि वी क्यू पे डिपेंड है। आप चार्ज देते जाएंगे उसका वी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें चार्ज देने में अधिक काम करना पड़ेगा। काम करने का मतलब वी बढ़ता जाएगा। ये दोनों प्रोपोर्शनल क्वांटिटी होती है। तो इसको अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है सी, जो किसी चालक के लिए फिक्स होता है। हालांकि चालक के पदार्थ पे नहीं, उसके जो जिस चीज का बना उस पे पदार्थ पर निर्भर नहीं करता। अभी आगे हम लोग लिखेंगे कि धारिता किसी चालक की पदार्थ पे निर्भर नहीं करती, उसके आकार, आकृति यानी क्षेत्रफल पर, उसके चारों ओर के माध्यम पर, या उसके चालक के आसपास कोई अन्य पदार्थ रखा है उसकी उपस्थिति पर निर्भर करता। तो यहाँ पे देखिए एक सी आया, जिसको हम जो एक नियतांक है जिसे किसी चालक की धारिता कहते हैं। तो यहाँ से सी बराबर क्या आ जाएगा? क्यू बाई वी। क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे जैसे हम चार्ज देते जाते हैं उसका वी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। तो ये समानुपात हटाएंगे तो कांस्टेंट सी आएगा, जो एक नियतांक है, और इसे चालक की धारिता कहते हैं, और धारिता बराबर क्यू बाई वी आ गया। तो इसी अनुपात को हम धारिता कहते हैं। तो वही चीज हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो आंकिक रूप से किसी चालक की धारिता चालक को दिया गया आवेश Q, चालक के आवेश Q या चालक को दिया गया आवेश Q या चालक के आवेश Q व चालक के विभव V के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात C बराबर Q बाई V। C बराबर होता है Q बाई V। ठीक। अब इसके मात्रक और बीमा की बात हो जाए, और C किस किस चीज पे निर्भर करता है उसके भी चर्चा करेंगे हम लोग। और अभी हम लोग इसमें जो है गोलीय चालक की धारिता के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। हालांकि डिटेल में हमारा जो है वो समांतर प्लेट संधारित्र है, संधारित्र यानी कैपेसिटर आगे है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में है। क्योंकि गोली चालक की धारिता इतनी कम होती है कि उसका कोई यूज नहीं होता है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे चलते हैं। तो C बराबर Q बाई V होता है। अब इसका जो ये नियतांक होता है, अब ये किस पे निर्भर करता है अभी आगे हम लोग लिखेंगे कि ये किस किस चीज़ पे निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे आया ना कि C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं, इसका मान इस पे निर्भर करता है, इस पे नहीं निर्भर करता है, ये चीज़ आ सकती है। तो हम लोग अभी इसका जो है लिखेंगे कि C किस किस पे निर्भर करता है, किस पे नहीं निर्भर करता है। तो आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके मात्रक की बात होती है, तो इसका मात्रक क्या हो गया ऐसा है। तो Q का जो होता है कूलाम होता है, और V का क्या होता है? वोल्ट होता है। तो इसका जो मात्रक है कूलाम पर वोल्ट, इसे हम लोग फैरड कहते हैं। कूलाम पर वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फैरड। तो इसका SI मात्रक जो होता है वो फैरड होता है। तो धारिता का जो मात्रक होता है मतलब SI फॉर्म में वो होता है कूलाम पर वोल्ट। क्या होता है?
कूलाम पर वोल्ट होता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैरड। फैरड होता है, फैरड को हम लोग कैपिटल एफ से लिखते हैं। और इसका एक जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, जिसको हम लोग स्टैट फैरड कहते हैं, उसे आप निकाल सकते हैं। सीजीएस पद्धति में स्टैट कूलाम जानते हैं, हालांकि यही इतना ज़रूरी है कि जो सीजीएस पद्धति में होता है वो 9 × 10⁻11 स्टैट फैरड होता है 1 फैरड में। तो सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो स्टैट फैरड होता है। जैसे कूलाम का सीजीएस में स्टैट कूलाम होता है, उसी तरह से इसका जो मात्रक होता है वो स्टैट फैरड होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक जो होता है वो स्टैट फैरड होता है। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि एक कूलाम में जो होता है 3 × 10⁻9 स्टैट कूलाम होता है। उसी तरह से 1 वोल्ट में 1/300 स्टैट। देखिए वोल्ट का जो हम शायद बताए थे कि नहीं, वोल्ट का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है विभव का, वो स्टैट वोल्ट होता है। 1/300 स्टैट वोल्ट होता है, स्टैट वोल्ट। अब चूंकि हमें 1 फैरड में इसको बदलना है, तो 1 फैरड में कितना होगा, तो जाहिर सी बात है कूलाम पर वोल्ट करेंगे, 1 फैरड की बात करेंगे या फैरड, तो 1 कूलाम 1 वोल्ट। तो 1 फैरड में जो है कितने स्टैट फैरड होता है, तो ये 3 × 10⁻9 हुआ, ये 1/300 हुआ, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 9 2 11, 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, यानी कि 9 × 10⁻11 स्टैट फैरड। तो 1 फैरड में 9 × 10⁻11 स्टैट फैरड होता है। तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्टैट फैरड होता है, और 1 फैरड में 9 × 10⁻11 स्टैट फैरड होता है। तो यह सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक है। अब इसके जो छोटे मात्रक होते हैं, क्योंकि 1 फैरड जो है अभी हम लोग आगे देखेंगे कि बहुत बड़ा मात्रक है, क्योंकि 1 फैरड जो है धारिता जो होती है वो किसी को दी नहीं जा सकती है। किसी गोली चालक को अगर हम 1 फैरड धारिता देंगे तो उसकी रेडियस इतनी बड़ी होगी कि जो असंभव है। तो अभी देखा जाएगा आगे कि क्यों 1 फैरड जो है बहुत बड़ा मात्रक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जो है थोड़ा सा आगे लिखते हैं कि ये इसके छोटे मात्रक जो व्यवहार में यूज किए जाते हैं। चलिए, अभी आगे हम लोग देखेंगे कि फैरड क्यों बड़ा मात्रक होता है। तो फैरड जो है धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। फैरड धारिता का बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में छोटे मात्रक यूज किए जाते हैं, मात्रक प्रयोग किए जाते हैं।
मतलब छोटे मात्रक लिए जाते हैं, इसलिए कि हम लोग एक फैरेड धारिता जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हम लोग उसके छोटे छोटे मात्रक यूज करेंगे, छोटी धारिता यूज करेंगे, जिसको हम लोग माइक्रो फैरेड, यानी माइक्रो फैरेड जिसको हम लोग 10⁻⁻⁶ फैरेड, इसके बाद माइक्रो फैरेड यानी 1 माइक्रो फैरेड जिसको हम लोग पीको फैरेड कहते हैं, जिसको 10⁻12 फैरेड हो जाएगा। तो इस तरह से हम व्यवहार में जो है छोटे मात्रक यूज करेंगे। अब रही बात इसकी बीमा, तो इसकी जो बीमा होगी, धारिता सी की जो बीमा होगी वो होती है क्यू की बीमा होगी और वी की बीमा होगी। हालांकि आपको बी की बीमा पता होगी कि नहीं होगी। वी की बीमा क्या होती है, ml² होती है, T⁻³ होती है और A इनवर्स होती है। ml², तो Q की जो होती है AT होती है, आपको पता है, और इसकी होती है ml² T⁻³ A इनवर्स। अगर नहीं भी होती है तो B को आप W/Q में बदलिए, ऊपर जाके वो Q² हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वो Q² हो जाएगा, है ना। इसको क्या बना दिए, W/Q, ऊपर जाए Q बटे नीचे W का आप ऑलरेडी जानते हैं, इसको ऐसे बना लीजिए। अगर नहीं पता है तो आप इसको लेके लीजिए W/Q, तो Q ऊपर जाके Q² हो जाएगा, नीचे W हो जाएगा। W का पता है तो B बना लेंगे आप। अब इसको सिंपल में तोड़ करके भी लिख सकते हैं अगर याद नहीं है तो इसीलिए ऊपर जाने के बाद ये T⁻⁴ हो जाएगा, तो M इनवर्स हो जाएगा, L⁻⁻² हो जाएगा और T⁻⁴ हो जाएगा, A² हो जाएगा। तो ये इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक, अब जो है हमने इसकी परिभाषा देख ली, इसका मात्रक देख लिया MKS में, CGS में, और इसकी बीमा भी देख लिया। अब यह है कि जो धारिता है वो किस चीज़ पे निर्भर करती है और किस चीज़ पे निर्भर नहीं करती। हालांकि अगर हम यहाँ पे Q और V के बीच ग्राफ खींचें तो एक सीधी रेखा आएगा, तो उसका जो ढाल होता है वो ढाल ही धारिता को बताता है। आप जैसे कि इस तरह से अगर मान लीजिए इधर Q लेते हैं, इधर V लेते हैं, तो भी एक सीधी रेखा आएगी, लेकिन इसका जो ढाल आएगा वो cot थीटा आएगा, क्योंकि हमारा जो C होता है वो Q/V होता है। तो tan थीटा लेते हैं तो क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार मतलब V/Q आ जाएगा। तो इसीलिए इसका जो हम tan थीटा लेंगे वो 1/C आएगा, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot θ/C। तो इसका जो ढाल होगा वो cot थीटा से पता चलेगा। इस तरह से भी इसका ग्राफ लिख सकते हैं। अगर हम इधर V इधर लें और Q इधर लें, तो tan थीटा से ही उसका जो ढाल है वो C मिलेगा, क्योंकि जो ग्राफ आएगा वो क्या बताएगा, लंब Q होगा, आधार V होगा, तो जिसको हम C, तो किससे मिलेगा, ये tan थीटा से। तो इसका जो ढाल होता है, झुकाव होता है, वो क्या बताता है, कैपेसिटेंस मतलब धारिता। अगर V ऊपर Q नीचे है तो cot थीटा से नहीं मिलेगा। अगर Q और V के Q y एक्सिस पे है, V x एक्सिस पे है, तो tan थीटा से हमें धारिता मिल जाएगी। तो चलिए अब इसकी जो है
किस किस चीज़ पर ये निर्भर करता है, नहीं निर्भर करता है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को लिख लेते हैं हम लोग नोट में करके। ठीक है, इस चीज़ को मिटा दिया जाए। अभी हम गोली चालक की धारिता भी देखेंगे, तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। एक आध दो न्यूमेरिकल देखा जाएगा तो उसमें ये पता चलेगा कि फेरेड क्यू जो है बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो धारिता जो है, क्या नाम है, किसी चालक की धारिता जो होती है, किसी चालक की धारिता जो है वो चालक के आकार, आकृति, मतलब क्षेत्रफल पे, सीधी सीधी बात करिए, डायमेंशन पे, बीमा पे, आकार, आकृति, चालक के चारों ओर के माध्यम, अभी देखा जाएगा चालक के चारों ओर के माध्यम तथा चालक के पास उपस्थित किसी अन्य पदार्थ के, चालक के पास उपस्थित किसी अन्य पदार्थ पर निर्भर करती है। चालक के चारों ओर के माध्यम तथा चालक के पास उपस्थित किसी अन्य पदार्थ पर निर्भर करती है। मेन रूप से क्या है, उसकी आकार आकृति पर, मेन रूप से क्या है, उसके आकार और आकृति पर, और दूसरी चीज है कि इसके चारों ओर के माध्यम पे, या किसी चालक के पास कोई अन्य पदार्थ उपस्थित हो, अन्य चालक उपस्थित हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि चालक के पास कोई अन्य पदार्थ आ गया है या अन्य चालक आ गया तो उसका विभव घट जाता है, तो धारिता बढ़ जाती है। तो चालक के आस उपस्थित किसी अन्य पदार्थ पर निर्भर करती है, इसके चारों ओर के माध्यम पे निर्भर करती है ना। किसी चालक की धारिता उसके आकार, आकृति यानी क्षेत्रफल पर, डायमेंशन पर निर्भर करती है, क्योंकि इन चीज़ों में परिवर्तन करने से धारिता में परिवर्तन होता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इन चीज़ों में परिवर्तन करने से धारिता में परिवर्तन होता है। दूसरी बात जो है वो यहाँ पदार्थ की जगह चालक भी लिख सकते हैं कि किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करती है। पास, किसी चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति पर की धारिता। दूसरा है कि किसी चालक की धारिता जो है Q और V पर निर्भर नहीं करती, वो उसके अनुपात के बराबर होती है, कांस्टेंट होता है। जैसे आप लोग ये जानते हो कि जो प्रतिरोध होता है वो V और I का अनुपात होता है, लेकिन V और I पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये किसी पदार्थ का फिक्स क्वांटिटी होती है। ये किसी के पदार्थ का जो है ये कांस्टेंट चीज होता है, ये नहीं कि V और I के बदलने से बदल जाता, नहीं। उसी तरह से किसी चालक की जो धारिता होती है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, या उसके Q और V में चेंज होने से वो चेंज नहीं होती। इसीलिए धारिता जो है धारिता, किसी चालक की धारिता जो है वो Q व V पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती है। ठीक। धारिता सदैव धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती। धारिता सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। धारिता चालक के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती,
किस पदार्थ का वो बना हुआ है। धारिता चालक के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। धारिता चालक के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। धारिता सदैव धनात्मक होती है। धारिता QV पर निर्भर नहीं करती, किस पे? इन चीजों पे निर्भर करती है। और एक चीज और है कि अभी हालांकि ये चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर दो चालक हैं जिसकी धारिता C1 C2 है और एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, मतलब कि एक चालक पर उपस्थित आवेश के कारण दूसरे के चालक के विभव में कोई अगर परिवर्तन नहीं होता है तो उनकी जो नेट धारिता होती है वो C1 + C2। हम ये मानते हैं कि दोनों समान विभव पर होते भी हैं, क्योंकि जब किसी दो चालक को किसी तार से कनेक्ट कर दिया जाता है तो दोनों समान विभव पे आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब दो चीज़ पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में विभव समान होता है। तो जब दो चालक का विभव समान है तो हम यह मानेंगे कि वो पैरेलल कनेक्टेड है, और देखेंगे कि धारिता में पैरेलल कनेक्शन में उसको सीधे सीधे नेट धारिता निकालना होता है तो सीधे सीधे जोड़ा जाता है, यानी कि प्रतिरोध के कनेक्शन का ठीक अपोजिट होता है। प्रतिरोध के कनेक्शन का ठीक अपोजिट होता है। चाहे तो इस बात को लिखें या लिख ही लेते हैं कि यदि दो चालक जिनकी धारिता C1 व C2 हो, एक दूसरे से अधिक दूरी पे रखे हों, अधिक दूरी पर रखे हों, अर्थात मतलब इस तरह से रखे हों कि एक चालक के आवेश का दूसरे चालक के विभव में कोई परिवर्तन न हो। एक चालक के आवेश से परिवर्तन न हो, तो इनको एक तार से जोड़ने पर इनकी जो है नेट धारिता जो होती है C जो होगी वो C1 + C2 होगी। मतलब अगर उनको कनेक्ट कर दें और बहुत दूरी पर हों, दूरी पे इसलिए कि एक आवेश के कारण दूसरे के चालक का विभव में परिवर्तन न हो, तो जो नेट धारिता दोनों चालकों की होगी वो C = C1 + C2 होगी। C = C1 + C2 होगी, क्योंकि दोनों समान विभव पे होंगे, दूरी पे होंगे, कनेक्शन में होंगे तो दोनों का विभव समान होगा। अभी हम लोग जस्ट इसके बाद वाली टॉपिक इसी पे आएंगे, उभयनिष्ठ विभव। तो इसीलिए वो समान विभव पे होते हैं। तो दो चीज़ें जब पैरेलल में मानी जाती हैं तो वो समान विभव पे होती है, तो पैरेलल कनेक्शन माना जाता है। और हम लोग धारिता में भी देखेंगे कि पैरेलल कनेक्शन में वो डायरेक्ट जोड़ी जाती है, जबकि रेजिस्टेंस में 1/R + 1/R करके जोड़ा जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी चालक को एक अधिक सीमा से आवेश नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आवेश देने पर उसका विभव इतना बढ़ जाता है कि वो उस चार्ज को वाई में रिसने लगता है। तो एक सीमा से के अंदर ही उसको चार्ज दिया जा सकता है, वो एक पॉइंट थी। तो अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें जो है गोली चालक की धारिता के बारे में पढ़ लेते हैं।
ठीक, तो ये कुछ धारिता से रिलेटेड पॉइंट था। अभी और भी पॉइंट कुछ आगे आएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हम लोग ये प्रश्न के रूप में ही ले लेते हैं। हम लोग बात करेंगे किसी गोलाकार चालक की धारिता के बारे में, उसके व्यंजक के बारे में। और धारिता किस पे निर्भर करती है और किस प्रकार निर्भर करती है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मतलब किसी गोली चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त करो। मतलब एक क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी गोलीय चालक यानी गोले की, किसी गोली चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त करो तथा बताओ कि यह किस भौतिक राशि पर, तथा बताओ कि यह किस भौतिक राशि पर किस प्रकार निर्भर करती है, किस प्रकार निर्भर करती है। तो गोली चालक किसी, तो आंसर में क्या आप जानते हैं, थोड़ा सा ये चीज देख लीजिए कि किसी भी गोली चालक को जब हम चार्ज देते हैं तो वो कहाँ पे रहता है। किसी भी गोली चालक को अगर आवेश दिया जाए तो आवेश कहाँ पे आता है, तो किसी गोली चालक को दिया गया आवेश जो होता है वो चालक के बाहरी सतह पे एक समान रूप से फैल जाता है, अंदर नहीं रहता है। अंदर नहीं रहता है, पढ़ते आए हैं कि वो चार्ज उसकी सतह पे, और ये देखते हैं कि इस तरह से व्यवहार करता है, बिहेव करता है। उसका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो चार्ज बिंदु आवेश के रूप में उसके सेंटर पे। तो हम किसी भी गोली चालक का आवेश सेंटर पे मान करके उसका हम लोग जो फार्मूला निकालते हैं, तो किसी आवेशित गोली चालक का जो उसकी सतह पे अगर उसकी रेडियस r हो तो विभव क्या आता है, v बराबर 1/4πε0 Q/R, मतलब r उसकी जो त्रिज्या होती है। ठीक, तो इसी बात को लिखना है। तो किसी गोलीय चालक को दिया गया आवेश, ठीक, चालक के बाहरी सतह पे पर एक समान रूप से फैल जाता है, तथा इस प्रकार व्यवहार करता है कि संपूर्ण आवेश बिंदु आवेश के रूप में गोले के केंद्र पर स्थित हो, गोले के केंद्र पर स्थित, मतलब इस तरह व्यवहार करता है कि गोले के केंद्र पर स्थित हो बिंदु आवेश के रूप में। अब हम मानेंगे कि माना किसी गोले का चालक की त्रिज्या कैपिटल R हो और आवेश Q हो। माना किसी गोलाकार स्फेरिकल चालक की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r भी ले सकते हैं, कैपिटल R हो और चालक पर आवेश क्या हो, Q हो।
चालक पर आवेश क्या हो, Q है। अब जैसे गोला है, इस पे चालक Q है, इसका सेंटर हो, रेडियस R है, तो इसके सतह पे विभव कितना होगा, 1/4πε0Q/r, यही ना होगा। देखिए धारिता निकालने के लिए पहला काम होता है कि आप विभव निकालिए, या कहीं कहीं पे आएगा कि आप विद्युत क्षेत्र निकालिए, फिर क्षेत्र के वजह से विभव निकालिए, क्योंकि धारिता अगर पता करना है तो चार्ज तो हमें पता रहता है, विभव पता करना होता है, तो Q/V कर दीजिए, धारिता निकल आएगा। तो हमारा मेन मकसद विद्युत क्षेत्र या विभव निकालना होता है, तो हम यहाँ पे इसका विभव निकाल लेते। तो इस आवेश के कारण चालक की सतह पर विभव क्या होगा, इस आवेश के कारण चालक की सतह पर विभव जानते हैं क्या होता है, 1/4πε0Q/R, अतः चालक की धारिता क्या हो जाएगी, अतः चालक की धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर होता है Q/V, तो V की वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0Q/R, Q से Q कट गया, हमारा आया रिजल्ट क्या, ये ऊपर चला जाएगा तो 4πε0। अब यहाँ देख रहे हैं कि गोलाकार चालक की धारिता किस पे निर्भर कर रही, R पे। ना Q है ना V है, ना इस फार्मूले में Q है ना V है, R है। R मतलब उसकी डायमेंशन, यानी कि उसकी आकार और आकृति किस पे डिपेंड करती है, गोलाकार चालक की R पे, रेडियस पे, बाकी चीज कांस्टेंट है। दूसरी चीज ε0 पे, ε0 मतलब उसके चारों ओर के माध्यम पे। तो यहाँ पे हमने क्या रखा है, चारों ओर का माध्यम, उसका चारों ओर का माध्यम यहाँ पे क्या है, हवा है। तो यहाँ से देख रहे हैं C जो है R पे डिपेंड किया और C जो है वो ε0 पे, मतलब वही जो हमने लिखा था कि C जो है वो उसके आकार आकृति यानी वही एरिया या डायमेंशन पे निर्भर करती है, दूसरे उसके चारों ओर के माध्यम पे या उसके अगल बगल किसी अन्य चालक की उपस्थिति पे निर्भर करती है। ठीक, तो ये दो चीज इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे कि C जो है R और ε0 के क्या होती है, समानुपाती होती है। और यहाँ पर एक चीज का मान तो आप जानते हैं कितना होता है, 9/10⁹ क्या होता है, कूलाम स्क्वायर होता है पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही होता है ना। तो ये था किसी गोलाकार चालक की धारिता का फार्मूला, जो किस पे निर्भर कर रहे हैं, R पे और इस पे। तो हमने भी बताया था ना कि उसके डायमेंशन पे और उसके चारों ओर के मीडियम पे निर्भर करती। अब यहाँ से क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है कि गोली चालक की धारिता इसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है और इसके समानुपाती होती है। अतः गोली चालक की धारिता इसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है, त्रिज्या पर निर्भर करती है और इसके समानुपाती होती, और इसके क्या होती है, समानुपाती होती। तो आप जरा इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब दूसरी बात कुछ लिखते हैं या आगे चलते हैं। चलिए,
तो यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से नोटिंग पॉइंट पे है कि C प्रोपोर्शनल टू R है। इस हिसाब से हम क्या ये चीज यूज कर सकते हैं, R1/R2। ठीक। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो फार्मूला आया है गोली चालक का R आया, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, C/4πR। ठीक। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का जो एक और मात्रक आएगा वो आएगा फैरड पर मीटर। फैरड पर मीटर, देखिए इसकी फैरड होती है और रेडियस R है, इसकी क्या होती है, मीटर। आई तो कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन नॉट का एक अन्य मात्रक फैरड पर मीटर भी होता है। याद रखना, फैरड पर मीटर एप्सिलॉन नॉट का एक दूसरा मात्रक होता है। जैसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, तो दूसरा वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो उसी तरह से इसका एक मात्रक फैरड पर मीटर भी होता है, और एक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, और एक हो गया फैरड पर मीटर होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। और एक चीज और है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए उसके चारों ओर माध्यम रखा हो, यदि चालक गोलाकार चालक, यदि चालक वही ऐसे माध्यम में रखा हो, एयर के अलावा रखा हो, जिसका परावैद्युतांक क्या हो, जिसका परावैद्युतांक K हो, तो चालक की धारिता क्या हो जाएगी, तो गोलाकार चालक की धारिता क्या हो जाएगी, की धारिता C आ जाएगी 4πε0 K गुना बढ़ जाएगी ना R, ये हो जाएगी। इसको हम लोग मीडियम CM कह ले सकते। ठीक। तो एप्सिलॉन नॉट में K से गुणा कर दिया जाता है, तो यहाँ पे उसका जो विभव होता है वो K गुना घट जाता है। किसी मीडियम में अगर रख दिया जाए तो विभव K गुना घट जाता है, तो धारिता जो है K गुना बढ़ जाएगी। इसका जो विभव होता है मीडियम में वो होता है, ये हो जाता है। अभी हम लोग पीछे कूलम वाले नियमों में सब पढ़े, तो यहाँ से ये और धारिता इसके उल्टी होती है कि जब विभव K गुना बढ़ जाता है तो धारिता K गुना पहले की बढ़ जाएगी। अगर पहले की धारिता CM है तो CK हो जाएगी, तो K गुना बढ़ जाती है। ठीक। और चालक की धारिता जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि विभव का मान K गुना घट जाने के कारण धारिता जो है K गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि धारिता बराबर होती है Q/V, तो ये K गुना बढ़ेगा तो ये K गुना, अरे घटेगा तो K गुना बढ़ जाती है। ठीक। तो अब यहाँ से एक डिफिनीशन और आएगी कि हमारा जो Y में है, Y माध्यम था अगर, तो C बराबर क्या था, 4πε0R
माध्यम में Cm आएगा क्या, 4πε0 Km Kr, जहाँ पे वो K क्या उस माध्यम की परावैद्युतांक है, उस माध्यम का परावैद्युतांक है। हालांकि इस पूरे स्थान पे क्या आएगा, इस पूरे स्थान पे आएगा एप्सिलॉन आर, लेकिन एप्सिलॉन बराबर होता है ε0 K, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4πε0 Kr। अब हम क्या करेंगे कि Cm में C से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये 4πε0 Kr बटे 4πε0 R, तो बाकी चीज कट जाएगा, क्या बचेगा K। तो देखिए K की परिभाषा हम लोग तो पहले भी लिखे थे और यहाँ पर भी आ जाएगा। तो K बराबर जो होता है वो Cm बटे C आ गया। मतलब क्या हुआ इसका कि माध्यम में चालक की धारिता तथा Y में चालक की धारिता के अनुपात को, माध्यम में चालक की धारिता तथा निर्वात में चालक की धारिता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। अर्थात माध्यम में चालक की धारिता तथा निर्वात में चालक की धारिता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। दिख रहा है ना, माध्यम में चालक की धारिता, आप आवाज सुन लीजिए, तथा निर्वात में चालक की धारिता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड थी कि एप्सिलॉन का एक मात्रक फैरेड पर मीटर भी होता है, और अगर किसी माध्यम में रखा हुआ है वो गोलाकार चालक तो उसकी धारिता ये होगी, जहाँ K उस माध्यम का परावैद्युतांक है। इसके वजह से विभव का मान K गुना घट जाने का धारिता K गुना बढ़ जाती है, धारिता K गुना क्या हो जाती है, बढ़ भी जाती है, यानी कि धारिता जो हो जाती है वो Cm जो हो जाती है वो Kc के बराबर हो जाती है। एक चीज और है इसमें, ये चौथी चीज थी ना कि पृथ्वी की जो धारिता अनंत क्यों होती है, पृथ्वी का विभव या पृथ्वी से जुड़े किसी भी चीज का विभव 0 होता है। जो भी चीज पृथ्वी से जुड़ी होती है उसका विभव क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए पृथ्वी और उससे जुड़ी सारी चीजों का विभव धारिता क्या होती है, अनंत होती है। तो पृथ्वी का विभव जो होता है यानी वो क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए धारिता क्या होती है, Q/V मतलब Q/0 मतलब इनफाइनाइट। तो पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, पृथ्वी की धारिता क्या होती है, अनंत होती, पृथ्वी की धारिता क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, अब हम गोलाकार चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखेंगे। हालांकि आगे हम लोग एक संधारित्र पढ़ेंगे, तो उस संधारित्र के अंदर कितनी ऊर्जा संचित होती है जिसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है उसके बीच के माध्यम में। तो उसको देखा जाए तो हम इस गोलाकार चालक की स्थितिज ऊर्जा मतलब उसको चार्ज देते जाते हैं तो हम काम करना पड़ता है, तो काम ही उस गोलाकार चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसका हम व्यंजक निकालना चाहते। व्यंजक निकालना का 2 तरीका है, एक 3 तरीका है हालांकि, जबकि हम यहाँ पे एक तरीका बता रहे हैं।
एक इंटीग्रल का जो तरीका होता है इंटीग्रेट वाला, वो हम लोग जब संधारित्र में करेंगे, क्योंकि दोनों का सेम फार्मूला आएगा, सेम रिजल्ट आएगा, सेम मेथड है, इसलिए एक मेथड यहाँ पे आप देख लीजिए और एक मेथड वहाँ पे, इंटीग्रेट का मेथड वहाँ पे किया जाएगा। और यहाँ पे एक ग्राफ मेथड है, सिंपल मैथ है उसमें, तो उसके द्वारा हम निकालते हैं किसी गोलाकार चालक की या किसी आवेशी चालक की धारिता का व्यंजक। तो हम इसको मिटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, तो एक प्रश्न के रूप में हम लोग लिख लेते हैं कि किसी आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन है हमारा, किसी आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा का, या वही गोलाकार चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए धारिता के रूप में। अब देखिए कि किसी चालक को अगर हम आवेश देते हैं तो काम जरूर करना पड़ता है, किसी चालक को आवेशित करने में काम तो करना पड़ता है। पहला छोटा सा अगर चार्ज देंगे तो आसानी जाएगा, लेकिन और बाकी के जो चार्ज देंगे तो उस पे तो काम करना पड़ता है, तो वही काम चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कि किसी भी चालक को आवेशित करने में कार्य अवश्य करना पड़ता है, और यह कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये हम लिखेंगे, और उसका विभव जो है 0 से बढ़ना शुरू होता है। तो दो तरीका है, उसका विभव क्या है, 0 से बढ़ना शुरू होता है, और एक समय होता है कि बढ़कर v हो जाता है। तो हम लोग ग्राफ मेथड वाला करते हैं पहले। तो लिखेंगे कि किसी चालक को आवेशित करने में काम तो अवश्य करना पड़ेगा, किसी चालक को आवेशित करने का मतलब होता है या तो चालक पे आवेश दीजिए चाहे उससे आवेश लीजिए, यानी कि चाहे तो उस पर धन आवेश दीजिए और चाहे उससे आवेश निकालिए, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब कि धन आवेश देना। तो फिर भी आवेश को देने में, चाहे ऋण आवेश धन आवेश कोई भी आवेश को देने में काम करना पड़ता है। तो किसी चालक को आवेशित करने में कार्य अवश्य करना पड़ता है, कार्य अवश्य करना पड़ता है। कार्य क्या होता है, अवश्य करना पड़ता है। यह कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित होता है। अब किसी चालक पर आवेश Q जो होता है वो उसके विभव के समानुपाती होता है। ऐसा हमने विभव वाले में देखा है कि किसी चालक पर आवेश जो होता है Q जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, चालक के विभव V के समानुपाती होता है। क्योंकि जैसे जैसे V बढ़ेगा मतलब आवेश देते जाएंगे उसी के अनुपात में V बढ़ता जाता है, यानी Q चालक के विभव V के समान, यानी दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यानी विभव जो है Q पे डिपेंड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं तो इनके बीच एक ग्राफ खींचेंगे।
और ग्राफ क्या आएगा, एक सरल रेखा आएगा। क्या होगा, सरल रेखा होगा। अतः चालक के आवेश तथा विभव में ग्राफ खींचेंगे तो एक ऋजुरेखी रेखा प्राप्त होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। यानी कि यदि चालक के आवेश Q, आवेश तथा विभव में वक्र खींचे या ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा, मान लेते हैं OA प्राप्त होती है। अभी हम लोग फिगर में देखेंगे प्राप्त होती है। तो ये है फिगर, ये है, इधर मान लेते हैं Q है और इधर मान लेते हैं V है। V Q पे डिपेंड है, रिमूव O है। तो हमें एक सरल रेखा ऐसे प्राप्त होती, जानते हैं ये। तो हमें एक सरल रेखा मान लेते हैं, क्या प्राप्त होती है, OA प्राप्त होती है। अब देखिए इस वक्र से घिरी हुई आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या देता है, इस वक्र से घिरी आकृति का क्षेत्रफल चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर है। देखिए किसी वक्र का जो एरिया है, यहाँ पे एरिया पे वो कार्य को बताता है। ऐसा आप ऊष्मागतिकी में पढ़ चुके हैं। किसी वक्र से घिरी आकृति का जो क्षेत्रफल है वो कार्य के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा कि जैसे हम जब इसकी एरिया निकालेंगे तो ये वाली चीज़ Q को डिपेंड कर रहा है और ये जो है यहाँ से यहाँ तक V को डिपेंड कर रहा है। तो एरिया मान लीजिए कोई भी आकृति होगा उसका गुणा किया जाता है, तो हमारा आएगा Q गुणे V। तो जानते हैं ये किसको बताता है, आप पीछे पढ़ चुके हैं ना कि V बराबर होता है W/Q। तो W बराबर हो जाएगा QV। काइनेटिक एनर्जी भी QV आई थी या पोटेंशियल एनर्जी भी QV आएगी। तो इन दोनों का गुणनफल कार्य बता रहा है ना, तो इसलिए इसका जब भी हम एरिया निकालेंगे हमें क्या पता रहेगा, वो कार्य बताएगा। क्या बताएगा, कार्य। देख रहे हैं ना, इनका गुणनफल कार्य के बराबर हो सकता है, आधा हो ज्यादा हो। ये तो इसकी एरिया पे कितना काम हुआ कितना काम नहीं हुआ, तो एरिया कितनी आ रही है, लेकिन गुणा रहेगा QB का ही गुणा रहेगा जो कार्य को बताता। भले इसमें हाफ हो 3/2 हो, उससे नहीं मतलब। तो हम लिखेंगे कि इस वक्र से घिरी आकृति का क्षेत्रफल चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य व्यक्त करता है। तो लिखेंगे कि इस वक्र से घिरी आकृति का क्षेत्रफल चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को व्यक्त करता है। किए गए कार्य को क्या करता है, व्यक्त करता है। क्योंकि एरिया हमें क्या दे रहा है, किया गया कार्य दे रहा है। एरिया हमें क्या दे रहा है, किया गया। अतः चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य या चालक की स्थितिज ऊर्जा, अतः चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा हम U से दिखाते हैं। अब इसकी एरिया क्या हो जाएगी, ये त्रिभुजाकार है ना, समकोण त्रिभुज है, तो उसके होते हैं 1 आधार गुणे लंब। तो यहाँ में AB है, मान लीजिए इसको B मान लेते हैं, तो OB गुणे AB। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे OB किसको बता रहा है, Q को, और AB किसको बता रहा है, B को। तो 1/2 गुणे V,
ये स्थितिज ऊर्जा आ रही है। इसको अगर हम अलग अलग फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं। चाहे तो यहाँ से Q को हटा दो, चाहे तो V को हटा दो। अब हम जानते हैं कि C के रूप में लिखना है, C बराबर Q/V है। तो Q को हटाना है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। तो यहाँ पे इस रूप में आ जाएगी हाफ CV गुणे V। तो U आ जाएगा हाफ CV²। एक रिजल्ट ये आएगा। उसी तरह से अगर हम V को हटा दें तो Q/C आ जाएगा। V बराबर देखें तो Q/C हटा दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे Q/C रख देंगे तो हमें मिलेगा 1/2 Q²/C। तो ये 3 अलग अलग फॉर्म होते हैं पोटेंशियल एनर्जी के, जिसके फार्मूले पे सवाल अक्सर आते हैं। हाफ QB, हाफ CV², हाफ Q²C। ठीक, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र है, जिसको हम लोग जूल में, क्योंकि ऊर्जा जूल में होती है। स्थितिज ऊर्जा निकालते समय धारिता को हमेशा फैराड में, किस में रखेंगे, फैराड में। धारिता को हमेशा किस में रखना है, फैराड में रखना है। ठीक, तो ये था उसका व्यंजक। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए। अब जैसे इसको एक तरह से और भी कर सकते थे, जैसे कि किसी गोले चालक को कोई आवेश नहीं दिया गया है तो उसका विभव 0 है, क्या है, 0 है। अब हम उसको आवेश देते गए तो उसका विभव बढ़ता जा रहा है। ठीक, बढ़ते 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 क्या होता है, उसका विभव जो है, मान लीजिए V बढ़ गया, 0 से V बढ़ गया और उस पर चार्ज हमने Q दे दिया तो उसके विभव बढ़ गया। अब हम क्या करते हैं कि औसत लेते हैं कार्य। अब हम निकालेंगे कि कार्य बराबर, अब तो औसत विभव लिया जाता है। तो औसत का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट मिल जाए। तो एक शुरू में 0 था, फिर बीच में दिया गया, लास्ट में B हो गया, मान लो Q देने, तो इसका औसत विभव कितना बढ़ा, तो वो ये हो जाता है औसत विभव, यानी कि V/2 हो जाता है। तो किया गया कार्य जो हमें निकालना है, तो हम जानते हैं कि Q/V होता है। तो यानी आवेश गुणे विभव यानी औसत विभव। तो आवेश Q, औसत विभव कितना है, V/2, तो वही आ गया हाफ QB। तो इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हैं ये। अब फिर इसका अलग अलग फॉर्म आप चेंज कर सकते हैं। फिर इसका अलग अलग फॉर्म आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका कुछ 4-5 जो छोटे छोटे इसमें न्यूमेरिकल थे, और एक टॉपिक और भी इसमें बच रहा है। इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे और एक टॉपिक भी बच रहा है। तो हम सोच रहे हैं उस न्यूमेरिकल को और इस टॉपिक को लेकर के एक अलग से वीडियो लेक्चर बना दूं, क्योंकि न्यूमेरिकल को अगर हम शामिल करते हैं, हालांकि 1-1.25 घंटा हो गया है, तो इसमें अगर इसको शामिल करते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा तो आप बोर भी होंगे। तो हम उसके जो न्यूमेरिकल हैं छोटे छोटे और उस टॉपिक को, उन दोनों को एक में ऐड करके अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे आसानी से।
और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस न्यूमेरिकल में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि फैरड एक जो है क्यों बहुत बड़ा मात्रक होता है। एक फैरड जो होता है वो धारिता का बहुत बड़ा मात्रक क्यों होता है कि क्यों किसी को एक फैरड मतलब एक फैरड धारिता किसी की नहीं हो सकती, यानी बहुत बड़ा मात्रक है कि। तो ये चीज़ हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी परीक्षा की बहुत ईमानदारी से तैयारी करते रहिए। अपने बोर्ड का जो एग्ज़ाम की तैयारी आप ईमानदारी से करते रहेंगे तभी उसका अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। तो आप कंटिन्यू जो है एकाग्र होकर के अपने अध्ययन में शामिल रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका काम इस वक्त सिर्फ पढ़ना है और पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं है। तो आपका जो इसमें वर्क है वो स्टूडेंट लाइफ में आपका जो सिर्फ वर्क है वो सिर्फ पढ़ना है। तो आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।